So welcome back. In this lecture, we are going to finally discuss about the journey of a language. ठीक है, हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, बट वी आर टॉकिंग एज अ होल, लाइक जो वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, वेदर इट इज़ हिंदी, इंग्लिश, पोर्चुगी, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जो आप दुनिया में सुनते हो, हम पूरी की पूरी ये जो लैंग्वेज है, आखिर हम ह्यूमंस ने, अगर आपने ह्यूमन एवोल्यूशन अच्छे से समझा है, अगर अगर आपने पिछला 2 लेक्चर अच्छे से समझा है, तो ये लेक्चर आपको समझ में आएगा. अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पीछे वाली 2 लेक्चर्स को अच्छे से देखते हो, तो आपको ये टॉपिक फाइनली जर्नी ऑफ ए लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सो ये तीसरे मॉड्यूल का आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लैंग्वेज की जर्नी कवर करेंगे कि हमने अलॉन्ग विद द ह्यूमन एवोल्यूशन हमने क्या ऐसा कारण रहा कि अदर जो स्पीशीज़ हैं, जैसे हम किसी एनिमल की बात करें, उनके पास इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है एज ह्यूमंस, राइट. वी हैव मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एज एनी अदर स्पीशीज़ दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ. ठीक है, धरती पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, आखिर हमारा इतिहास तो उन्हीं सबसे जुड़ा हुआ है. ठीक है, आपको याद होगा हमने बहुत सारी थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बात करी थी, ऐसी फ़नी चीज़ें भी है. हमने इसमें बात करी थी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डीएनए केले से मिलता है, तो वी प्रॉबली आर्ग्यू दैट कि ये कैसा हो सकता है. तो अगर आपको ये सारे सवाल कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, अगर आपको ये सारे सवाल नहीं लग रहे हैं, देन आई एम 100% श्योर दैट यू डोंट नो द ह्यूमन इवोल्यूशन. ठीक है, so I request you just go and watch the previous both lectures, then come to this video and you will be able to understand this lecture more clearly, right, more precise way. ठीक है, आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज़ जस्ट अ प्री रिक्विजिट कि आप पीछे वाले 2 लेक्चर्स को आप देखें. ठीक है, एंड अगेन वीडियो लेट से आ रही है क्योंकि मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी डाला था. अगर आप एक्टिव हैं तो मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था, जिसमें मैंने ये डिस्क्राइब करा था कि ये वीडियोस लेट क्यों आ रही है. ठीक है, सो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा था, ठीक है, वो इसी चैनल से रिलेटेड है और कोई अदर रीज़न नहीं है. ठीक है, सो ये आने वाले आपको अपकमिंग वीडियोस में भी दिखेगा. ठीक है, बेसिकली मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह सीख रहा था, सो दैट आई कैन मेक वीडियो क्वालिटी बेटर. आप पूछोगे डिज़ाइनिंग का वीडियो क्वालिटी से क्या लेना देना है, तो यस, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन graphic designing and video editing. ठीक है, so that is why I'm also learning all these skills. ठीक है, because I want to improve the video quality of the content or the content quality of the channel. ठीक है, so that's it. यहाँ पे मुझे जो भी क्लेरिफिकेशन देना था मैंने दे दिया. ठीक है, so let's start. तो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. अगेन, जब हम हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा. ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं. आप कहोगे कि ठीक है, आप इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसा आप कर ही क्यों रहे हो. बेसिकली मैं तो यहाँ पे इंग्लिश सीखने आया हूँ ना, तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे ये जो मॉड्यूल है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको हेल्प सेक्शन दिया, इसमें एक चीज़ है, आई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन. और जब हम ये थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट भी कर रहे थे, तो मैंने आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिस्क्राइब करा था कि ये जो मॉड्यूल है, बाकी ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं, इसको समझने का एक बेस प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को लेकर के नहीं है, जैसे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये समझना क्यों ज़रूरी है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि देखो,
क्या करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आप वो चीज़ करने से बच गए कि क्या नहीं करना है, तो योर लर्निंग पेस विल इंक्रीज, ठीक है। आपकी ये जो सीखने की जो जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। आप फ्रस्ट्रेट कम रहोगे, ठीक है। और आप ऐसे चीज़ें, आप झूठी उम्मीदें अपने आप से पाल नहीं रखोगे, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना बंद करोगे, ठीक है। ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है, ठीक है। मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव से, ताकि आप चीज़ों को सोचो कि ये जो, जैसे ये जो मैंने आप आगे कर सकते हो कि ये चीज़ें मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, अभी इसका कोई सेंस नहीं बन रहा होगा, बट बिलीव मी, इट विल इट विल गोइंग टू वर्थ इट फॉर यू, राइट। ठीक है, तो अभी चुपचाप पढ़ो, जो सिखा रहा हूँ सीखो, ये चीज़ें काम करती है, मेरे लिए काम करिए, एंड देन इट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू, राइट। सो तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की, तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो ह्यूमन स्पीशीज़ है, जो हम जंगल में रहा करते थे, हम छोटे छोटे, हम इवन तो हम पहली बात हम बोल भी नहीं पाते थे, ठीक है। आपको याद होगा तो हमने ह्यूमन एवोल्यूशन में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में चर्चा करी थी, ठीक है। तो बात यही है कि एक जानवर जिसे आज की वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस कहते हैं, जो हमारा जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, साइंटिफिक हमें नाम देते हैं, एज ह्यूमन हमें साइंटिफिक नाम, हमारा जो साइंटिफिक नाम है वो है होमो सेपियंस, ठीक है। यानी कि हम इंसान जो एक समय पर ठीक से एक शब्द तक उच्चारण नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमारे पास मल्टीपल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस हैं, जो कि यकीनन हमने खुद ही डेवलप करी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी गॉड ने, या फिर बहुत सारे ऐसे, अगर आप रिलीजन की बुक जाओगे उठा करके देखोगे, तो ऐसे माइथोलॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट्स है बहुत ही बधेरू पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, जैसे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हर एक अलग अलग रीजन की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो वो सब जो लैंग्वेजेस जो इवॉल्व हुई हैं, वो इंसान की खुद की बनाई हुई चीज़ है, और यकीनन इसमें कुदरती भी है, इसमें बायोलॉजिकल भी है, बायोलॉजिकल पावर भी है, बिकॉज इट इज़ टोटली रिलेटेड टू विद द ब्रेन, ठीक है। सो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये हमने खुद ईजाद करी है, नहीं, ये इसका जो हिस्ट्री है वो ब्रेन के साथ काफ़ी कनेक्टेड है। अगर हमें लैंग्वेज की हिस्ट्री समझनी है, तो हमें ब्रेन की भी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेन जो है, हम में और जानवर में बेसिकली यही अंतर है कि हमारा ब्रेन उनके ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारा ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स न्यूरोनिक सर्किट रखता है, ठीक है, देन एनी अदर स्पीशीज़ लाइक एनिमल्स, बर्ड्स और एनी काइंड ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। और क्या कारण था कि इतनी बड़ी छलांग के पीछे, कि अदर स्पीशीज़ उतना ही अच्छे से इवॉल्व नहीं हो पाए, हम इतने अच्छे से इवॉल्व हो पाए, एक तरीके से कह सकते हो। तो इस सवाल के जो दो पॉसिबल बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं वो यही है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लिविंग इन अ ग्रुप। ये क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात ये है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। To get the best possible answer of the question, it would worth it to also talk about the development of human brain. अगर हमें इस सवाल का जवाब जानना है कि किसी भी भाषा की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, चाइनीज़ हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, एनी लैंग्वेज दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, इनकी शुरुआत कहाँ है, इनकी ओरिजिन कहाँ है, तो इन सारी की जो लैंग्वेजेस की जो ओरिजिन है, वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन में छिपी हुई है, ठीक है। तो अगर हमें इस सवाल का जवाब जानना है कि लैंग्वेज की शुरुआत और लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ अगर इसका हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर जानना है, तो हमें ह्यूमन ब्रेन का जो डेवलपमेंट है इसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हो कि मुझे लैंग्वेज का इतिहास जानना है, अगर आप ह्यूमन ब्रेन की चर्चा भी नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ जोक यू आर
डूइंग विद योर सेल्फ एंड द पर्सन दैट जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी अगर लैंग्वेज की बात आएगी वहाँ पे आपको ब्रेन के बारे में बताना पड़ेगा। वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि अभी हम जो आगे पढ़ने वाले इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सो there will be no point of talking otherwise there will be no point of talking about the history of any specific language, ठीक है। वरना आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो कि इसका इतिहास ये है, इसका इतिहास ये है, ये इतना कारगर नहीं सिद्ध होगा, ठीक है। तो और आपको उतना मज़ा भी नहीं आएगा उस चीज़ को जानने में, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज एक स्टोरी है किसकी, ह्यूमन ब्रेन की, ठीक है। अगर हमने ह्यूमन ब्रेन को अच्छे से समझा कि इसका इतिहास क्या है, तो अब हम समझ जाएंगे कि ये जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कि हम भाषा कहाँ से ईजाद कर पाए, हम भाषा को किस तरीके से इन्वेंट कर पाए। एक तरीके से हमें ये डिस्कवर नहीं कहेंगे, हमने इन्वेंट करा, हमने खुद ही बनाया है, लेकिन इसमें बायोलॉजी का भी बहुत ही एक तरीके से कह लो कि मदद है, ठीक है। अगर ब्रेन नहीं होता तो हम भी कुछ वैसा ही होते जैसे आम जानवर होता है, ठीक है। तो अगर हमने यह समझ लिया तो हम ये भी समझ जाएंगे कि हमें भाषा सीखने में इतना समय क्यों लगता है। देखो आपको यहाँ पे एक और सवाल का आंसर मिलने वाला है कि हमें भाषा सीखने में इतना समय क्यों लगता है, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आपको अगले जो लेक्चर है, अगला जो मॉड्यूल है, इसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन ब्रेन, इसमें आपको अच्छे से आंसर मिलेगा कि हमें भाषा सीखने में इतना समय क्यों लगता है। कोई भी भाषा हो, ठीक है। आपने अपनी मातृभाषा भी इतनी आसानी से नहीं सीखी जितनी आसानी से आपको लगता है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको बोलनी आती है अगर, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपको रियली में याद है कि आपने अपनी मातृभाषा बोलना कब शुरू करी, आप कहोगे मैं तो काफ़ी छोटा था उस समय ही मुझे बोलना आ गया था। ऐसा नहीं है, इस भाषा को सीखने में भी समय लगा है, सालों का समय लगा है। अपनी जो मातृभाषा आप बोलते हो, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो मुझे हिंदी बोलने में भी काफ़ी समय लगा। ऐसा नहीं कि ये हिंदी लैंग्वेज मैंने तुरंत ही सीख लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स पढ़े हैं वो हमें ब्रेन के डेवलपमेंट को समझने में एक डीप इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक गहराई प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज मीन्स हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज मीन्स द स्टोरी ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद द लैंग्वेज और एंड द लैंग्वेज, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ग्लिम्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ग्लिम्स का क्या मतलब होता है, एक तरीके से एक छोटा ओवरव्यू, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से पूरा का पूरा एक ओवरव्यू है ह्यूमन ब्रेन का। ये लेफ़्ट साइड का ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है। लेफ़्ट साइड से अगर हम ह्यूमन ब्रेन को देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि सब तो सेम ही दिख रहा होगा, बट ये लेफ़्ट व्यू है, ये राइट व्यू है, ये अंडरनीथ व्यू है नीचे से देखें तो, और ये टॉप व्यू है, और ये बैक व्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे होगे कि ये जो आई थिंक, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ शायद तो दिख रहा होगा। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ। आप यहाँ पे ये चीज़ देखो, आई थिंक अब शायद दिख रही होगी। आप इस ब्रेन को देख रहे हो, ये जो आपको ये जो रेड रेड डॉट जो दिख रहा है, ये ऐसे, ये जो रेड डॉट दिख रही है, ये एक तरीके से डॉट नहीं है, ये लाइंस है। ये इसको ये बेसिकली, ये आप इसको नस कह सकते हो, इंग्लिश में इसको आप कैपिलरीज बोलते हो, जो हिंदी में और बोलो तो रक्त नलिकाएं या फिर रक्त वाहिकाएं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स कह सकते हो, नहीं, लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं कह सकते, इसको आप कैपिलरीज कह सकते हो, ठीक है। कैपिलरीज, नलिकाएं, ये क्या करती हैं, ब्रेन में हमारे ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा फिट कर लेता हूँ खुद के लिए, जस्ट लाइक दैट, या दैट इज। सो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिस्टिक्स लिखा है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब एक फैक्ट लिखा है, ठीक है। ये जो ब्रेन आपको दिखता है ना, पता है इसका वेट कितना होता है? ऑलमोस्ट आपके हमारे बॉडी का ऑलमोस्ट 1.5 to 2% वेट होता है। जैसे अगर मान लो मेरे
मेरा वज़न मान लो अगर 55 केजी है तो उसका 2% ऑलमोस्ट 1200 से 1300 ग्राम, ये मेरे मेरे ब्रेन का वेट होगा एक तरीके से कह लो। आपका जो भी बॉडी वेट है उसके हिसाब से 1.5 से 2% इसका वेट होता है। लेकिन फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमारे बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है, हम जो भी कंज्यूम करते हैं फूड के तौर पे, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसका लगभग 20% ये सिर्फ ये ब्रेन लेता है। वजन में सिर्फ 2% है पूरी बॉडी का, लेकिन पूरी एनर्जी का, हमारे शरीर की टोटल एनर्जी का 20% ये सिर्फ ये ब्रेन ले जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे हैं न्यूरॉन्स। एक मिनट, न्यूरॉन्स। ठीक है, ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये बेसिकली कह लो कि यही वो चीज़ है जिससे हमारा ब्रेन बना है। ठीक है, ये जो आप ब्रेन देखते हो ना, इसमें ये न्यूरॉन से मिलके बना होता है। ये बेसिकली ये वाला पिक्चर ये दिखा रहा है, ये न्यूरॉन नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझो। मैंने ये पिक्चर इसलिए लगाया क्योंकि आप समझ पाओ कि हाँ, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक की संख्या में नहीं होते हैं। ये 1 2 3 या 1000 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख नहीं होते, ये अरबों की संख्या में होते हैं, बिलियंस में होते हैं। ठीक है, बिलियंस, मैं कह रहा हूँ बिलियंस। और ये कितने होते हैं एक एडल्ट में, एक जो ठीक ठाक इंसान है, लगभग आप कह लो कि 20 से 25 साल की उम्र का, उसमें 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 80 बिलियन कितने हो गए, 1 बिलियन में आप लगा लो 1000 मिलियन होते हैं, ये 1000 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 1000 मिलियन। ठीक है, और 1 मिलियन में इंडियन में 10 लाख। आप इसको लगा लो कितना होता है। ठीक है, लेकिन वही थोड़ा सा, और जो एल्डर होते हैं, जो जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ती है, तो उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन के आसपास होते हैं। ठीक है, और आप कहोगे कि क्या ये न्यूरॉन्स समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं? यस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप उस ब्रेन का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, और ये जो ब्रेन है इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसमें ये जो ब्रेन है, इसमें पानी है, फैट है, प्रोटीन है, न्यूरॉन्स हैं, और ग्लैल सेल्स हैं। और ये सब क्या है बेसिकली, ये जो पूरा जो ये जो ब्रेन है, एक मिनट सॉरी, ये जो पूरा का पूरा ब्रेन है उसमें पानी भरा हुआ है। 80% जो वेट है ना ब्रेन का, उसमें 80% पानी है। जैसे मान लो, अगर मान लो ब्रेन का वेट मान लो 1500 ग्राम है, 1.5 kg है, तो उसका 80% मान लो कितना हो गया, 15 से, यानी कि 200, इतना ही हुआ ना? यस, नहीं मैंने कुछ गलती करी। 1500 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। 200 ग्राम ही कहाँ से आएंगे, एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 1500 मल्टीप्लाइड, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई 80%। अरे यार, 15 से होता है ना, 1500 80 डिवाइडेड बाई 100, 1200, मतलब 1.5 kg बॉडी, सॉरी 1.5 kg अगर ब्रेन का वज़न है तो उसमें 1200 ग्राम सिर्फ पानी ही पानी है। ठीक है, लिपिड्स, फैट्स, जिसको आप चर्बी बोलते हो, कह सकते हो, ये आम भाषा में चर्बी कहते हैं, लेकिन ये लिपिड्स वो वाली चर्बी नहीं होती जो हमारे शरीर में होती है। लिपिड्स, ये जो फैट्स होते हैं वो 12% होते हैं। ठीक है, 12 का हिसाब लगा लो, मतलब कितना हो गया, 15, मतलब 12% कितना हो गया, 2 15 दूनी 30, यानी कि 150 प्लस 30 यानी 180 ग्राम। 180 ग्राम के लगभग फैट्स होता है, और बाकी जो बचा है वो हमारा प्रोटीन होता है।
टोटल वेट में समझो इस ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। आप ये तो मैंने मैक्स लेकर के जोड़ा, लेकिन 73 to 80% होता था, मैंने मैक्स लेकर के जोड़ा है, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो ब्रेन है हमारा, ये जो पूरा का पूरा ये जो ब्रेन है, जिससे जिससे हमारी पूरी बॉडी फंक्शन होती है, वो पानी, उसमें सिर्फ पानी ही पानी भरा है। आपको ये बात जान करके आई डोंट नो कि आपको कैसा फील होता है, बट इट रियली बेसिकली ये काफ़ी मुझे वंडर में डालता है कि आखिर ये जो चीज़ें हैं सिर्फ लिक्विड हैं, पानी है, वाटर है। देखो कि ये बायोलॉजी किस तरीके से काम करती है। और थियरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाने का मेरा मतलब, मेरा एक तरीके से मोटिव यही था कि आप समझो इस चीज़ को। जब हम कोई भी चीज़ सीखते हों, जैसे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट दैट वी आर ट्राइंग टू लर्न, जैसे आप किसी एक लैंग्वेज की बात करो, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सोचो ये ब्रेन ही तो होता है ना जो सीखता है। अभी मैं आपको एक खतरनाक स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ। जब हम कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, बेसिकली हम सीखते ही नहीं हैं। आप कहोगे सीखता कौन है? सीखता ये ब्रेन है। हाँ, आप कह सकते हो कि ब्रेन में तो सिर्फ मेमोरी स्टोर होती है, लेकिन आप सोचो एक बार, आप ये जो लॉजिकल थिंकिंग भी करते हो, फिर आप जो बोलते हो नहीं हाँ ठीक है समझ में आ गया, आप जब आप कोई चीज़ समझ रहे होते हो तो आप कहते हो कि रुको, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो कि क्या मैं वो चीज़ समझा या नहीं। तो जब आप ये कहते हो तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो? तो ब्रेन का। और जब आप कहते हो कि मैं समझ गया, तो ये भी बेसिकली क्या है? ये भी बेसिकली ये वही है जो ब्रेन कर रहा होता है। ये जो मैं है, इसलिए देखो यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक एक टॉपिक रखा है, आई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन। और ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये 3 मॉड्यूल जो मैंने स्पेशली डाल रखे हैं इसमें, हाँ, ये इसलिए डाल रखे ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ कि जो आप बोलते हो मैं सीख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट लर्न एनीथिंग। दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ फिलोसफी दैट आई एम स्पीकिंग टू यू। ये कोई फिलोसफी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है। इसका एक 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 शॉर्ट और काफ़ी कड़क सा एग्जांपल दूं। इसका कड़क सा एग्जांपल ये है, कड़क माने एक तरीके से जो आपके दिमाग में जल्दी से घुसेगा। ऐसा समझो, कोई इंसिडेंट हुआ और आपकी पूरी मेमोरी लॉस हो गई। अब बताओ वो जो अभी भी तो आप हो कि नहीं हो ना? तो क्या ऐसा हुआ कि आप कह रहे हो कि मुझे कुछ भी याद नहीं है? आप कहते हो कि मुझे जैसे मान लो आपके पास कोई स्किल्स थी, आपको आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, फॉर द से एक ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन आपके मान लो मेमोरी चली गई, आपका ब्रेन एक तरीके से सारी मेमोरीज भूल चुका है, तो आप अभी भी वही हो ना जो मेमोरी भूलने से पहले व्यक्ति था। आपके ब्रेन की सारी मेमोरीज उड़ा दी गई, आप वो रहे ही नहीं। अब बताओ सीखा किसने था? आप समझ पा रहे हो? आई थिंक थोड़ा सा आप इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करो, ठीक है। तो जब आप ये बोलते हैं, जब हम बोलते हैं, आप नहीं बोलते, एक तरीके से सारे बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, तो एक्चुअली में ये सेंटेंस ही काफ़ी अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स सही है ही नहीं, इसमें कुछ लोचा है, इसमें कुछ बग है, ठीक है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, और यू कैन से दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, ठीक है। सो फॉर दिस, कि आप ये चीज़ समझ पाओ, इसलिए मैंने ये 3 मॉड्यूल्स अलग से रखे हैं इसमें, जो आई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन है। जैसे आप ये बार बार सवाल करते हो, चलो इसको मैं फाइनली आंसर दे ही देता हूँ कि ये मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर आती है चीज़ें, ठीक है। तो हम जब ये कहते हैं कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, या फिर आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, so the sentence itself is a contradictory sentence that you are making to yourself, and this is a kind of very blunder that you can do with yourself, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी गलत है। जब हम कहते हैं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या फिर मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे आपको इधर ले जाना कि मेरा दिमाग इंग्लिश सीख रहा है,
मेरा दिमाग इंग्लिश समझने की कोशिश कर रहा है, मेरा दिमाग इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कर रहा है, मेरा दिमाग वर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं उस वर्ड्स को, अलग अलग वर्ड्स को किस तरीके से कनेक्ट करूं और फाइनली आई एम एबल टू मेक अ सेंटेंस एंड देन आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन। ठीक है, यहाँ से कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और मेरा दिमाग इंग्लिश सीख रहा है, इस सेंटेंस से इस सेंटेंस तक ले जाने के लिए मुझे आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है। अदरवाइज़ मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँ। लेकिन ये चीज़ें आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक मैं आपको वैलिड और प्रॉपर रीज़न ना दूँ। यू विल नॉट गोइंग टू लिसन मी। जैसे अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ कि ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हो बकवास है, ये इसमें कुछ रखा ही नहीं है, आप मेरी बात सुनोगे ही नहीं। इसलिए चुपचाप ये पढ़ो, समझो। देख रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे? आप जिस ब्रेन के सहारे इतनी हम इस ब्रेन के सहारे जितनी उछल कूद मचाते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। ये लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, सो देखो क्या क्या चीज़ें आती है निकल कर के सामने। ठीक है, तो ये तो हो गया वेट के हिसाब से एक तरीके से इसका केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं इसके अंदर एक्चुअली ये ब्रेन एक्चुअली बना किससे है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड यहाँ पे हमने न्यूरॉन्स की चर्चा करी है। ये न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आई एम श्योर कि यू हैव लर्न समथिंग अबाउट न्यूरॉन्स इन योर 10th क्लास। यहाँ पे 10th क्लास में स्पेशली बायोलॉजी में है न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, सो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? हम कुछ भी कर रहे हो, हम कुछ भी सीख रहे हो, नया सीख रहे हो, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ला रहे हो अपने ब्रेन में, वो सारे के सारे न्यूरॉन्स के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करता है और केमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। ये जो जैसे आप कहते हो ना कि ये मेरी फीलिंग अभी ये ऐसा हो, मैं भी ये फील कर रहा हूँ, तो ये सारी फीलिंग्स जो होती है वो हार्मोनल होती है, और वो सब कहाँ से स्टिमुलेट होती है? या न्यूरॉन्स से। ठीक है, और न्यूरॉन्स एक तरीके से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं। आप ऐसा समझ लो, ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये एक तरीके से एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक छोटा सा पावर हाउस है। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर दिमाग में, मेरे ब्रेन में वर्ड्स जो होते हैं आपस में कनेक्ट होकर के, तब मैं फाइनली, मेरा दिमाग वर्ड्स बना रहा होता है, फिर मैं फाइनली ज़बान से मैं बोल पा रहा हूँ। तो फिर आप इस माइक से सुन पा रहे हो, जो भी आप, जो जैसे भी आप सुन पा रहे हो। लेकिन मैं ये जो वर्ड्स बना रहा हूँ, मैं ये जो लैंग्वेज आपके सामने स्पीक कर रहा हूँ, ये बेसिकली ये न्यूरॉन्स ही है। और ये न्यूरॉन्स मेरे दिमाग के अंदर क्या कर रहे होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो न्यूरॉन्स ये काम करते हैं। मतलब न्यूरॉन्स का बेसिकली मतलब ये है कि आप कोई चीज़ करो, कोई भी मेमोरी दिमाग के अंदर मेमोरी में लाओ, चाहे वो वेदर इट इज़ एनी सॉर्ट ऑफ फीलिंग, पेन, गुस्सा, कुछ भी हो, कोई चीज़ आप नहीं सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कोई याद है, कोई यादें हैं, मेमोरीज है, कुछ भी हो, वो सारे के सारे जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसे आप, जैसे मुझे इस मोबाइल में अपना डेटा, सॉरी हाँ आपको दिख रहा होगा, अ, जैसे इस मोबाइल में कोई भी डेटा स्टोर करना होगा तो क्या होता है? इसके लिए रैम होती है, और रैम में क्या होता है? बेसिकली वही 0101 के फॉर्म में सारी चीज़ें स्टोर होती है कंप्यूटर में। तो हमारे ब्रेन में सारी जो चीज़ें स्टोर होती है, कुछ भी होता है, वो सब न्यूरॉन से थ्रू होता है। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली एज अभी तो मेरी उम्र मान लो, मेरे हिसाब से मेरे मेरे पास 80 से 90 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, एंड जो ग्लैल सेल है वो इस न्यूरॉन को थोड़ा सा नर्चर करता है, एक तरीके से सपोर्ट करता है, ये इसका सपोर्ट में रहता है, इसको प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को, ये वाला सेल। ठीक है, और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? वो जो मैंने आपको दिखाया था ना शुरू में, ये वाला, इसमें इसमें ये जो लाल लाल, ये जो अलग तरीके की, ये जो दिख रही थी आपको, जिसमें ब्लड थे, वो बेसिकली ये ब्लड वेसल्स, इसको आप जिन्हें हम कैपिलरीज बोल रहे थे, ये क्या करती हैं?
ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्रेन तक पहुंचाती है। मेनली 3 ही होते, मैंने ऐसे होते तो बहुत है, लेकिन मैंने इसमें 3 रखा है, न्यूरॉन्स, ग्लियल सेल्स और ब्लड वेसल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है, मतलब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, ये सारा का सारा न्यूरॉन्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स बनते हैं, बिगड़ते हैं। ठीक है, एक फैक्ट बताता हूँ कि ये जो मैंने बोला ना कि न्यूरॉन्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा मैंने रॉन्ग बोल दिया। न्यूरॉन्स एक बार बन गए तो उन्हें ब्रेन के न्यूरल सर्किट से हटाना इम्पॉसिबल है। आप उसको वीक कर सकते हो, आप उस न्यूरल सर्किट को कमज़ोर कर सकते हो। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूरल सर्किट, मैंने एक नया वर्ड उछाल दिया, कोई बात नहीं, हम इसको अगले मॉड्यूल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन दिस मॉड्यूल, लैंग्वेज प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो हाँ, अभी मैं ये कह रहा था कि एक बार जब न्यूरॉन बन गया, जैसे मान लो कुछ भी कर रहे हो, जैसे मान लो किसी को नशे की लत लग गई है, वो नशे की लत अब नहीं छूटेगी। वो जो न्यूरॉन्स हैं, वो जो एक्सपीरियंस है सिगरेट पीने की या फिर उस नशे की, ब्रेन उसको ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। हाँ, आप उस ब्रेन के न्यूरल सर्किट को कमज़ोर कर सकते हो, जो सिगरेट पीने की ओर या फिर कोई भी नशा करने की ओर उस पर्सन को इनहिबिटेबल बनाता है, मतलब उस पर्सन को उस ओर ले जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने ब्रेन को ट्रेन करा होता है। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की ओर इशारा करने लगती हैं। और इसलिए आप देखते हो कि लोगों की ये जो नशे वाली चीज़ होती है छूटती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं छूटती, क्योंकि एक बार अगर न्यूरॉन बन गया तो उसको डिलीट नहीं करा जाता है। कुछ ऐसा नहीं कि आपके फ़ोन में डेटा है तो आपने उस डेटा को डिलीट कर दिया। दिस इज़ नॉट द सेम थिंग दैट हैपन विद द न्यूरॉन्स। ठीक है, दैट आर इनसाइड इन आवर ब्रेन। ठीक है, तो न्यूरॉन्स का केस में ऐसा नहीं है, एक बार जब बन गए न्यूरॉन्स, कुछ भी चीज़ की हो, वो हमेशा दिमाग के न्यूरल सर्किट में रहेंगे। न्यूरल सर्किट का मतलब, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक तो होते नहीं है, ये बिलियंस में होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में होते हैं। तो ये एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ यहीं पे एक चीज़ नीचे लिखी है, हर एक सिंगल न्यूरॉन्स लगभग 10,000 अलग अलग न्यूरॉन से कनेक्ट हो सकता है। मतलब जैसे मान लो एक न्यूरॉन बना, जैसे मान लो मैंने क लिखना सीख लिया, तो जो मैंने क लिखना सीखा ना, उसके लिए एक सेपरेट न्यूरॉन बना कुछ। ठीक है, चलो ठीक है, इस चीज़ को मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया। तो ये जो न्यूरॉन है 10,000 अलग अलग पॉसिबल न्यूरॉन से कनेक्शंस बना सकता है, इसके पास इतनी पावर होती है। तो सोचो, पहली बात, हमारे पास 100, मान लो एक 100 बिलियन एक न्यूरॉन है, 100 बिलियन हमारे पास न्यूरॉन है। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम अभी तक इतना कैलकुलेट करे गए हैं। और एक न्यूरॉन 10,000 अलग अलग न्यूरॉन से कनेक्शन बना सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 1000 बिलियन, मतलब 1,000 बिलियन। और 1 बिलियन में होते हैं सॉरी, 1 ट्रिलियन में होते हैं 1,000 बिलियन। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1,000 बिलियन। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम है तो हमें थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी, आप थोड़ा सा इसको जा कर के देखो। ये जो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन ये सब होते हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं। हमारे जो इंडियन सिस्टम है, जिसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब ये जो करते हैं, इससे थोड़ा सा, ये हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो 2 डेसिमल पे चलता है, और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो 3 डेसिमल 1 पे चलते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे मिलियन बिलियन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो सोचो, हमारे ब्रेन के पास 1,000 ट्रिलियन कनेक्शंस हैं बनाने की, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन क्या इतने बन पाते हैं एक एक नॉर्मल ब्रेन में? तो इतने कनेक्शंस नहीं बन पाते, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ वी एफिशिएंटली यूज़ आवर ब्रेन, और हाउ वी आर, एक तरीके से कह सकते हो कि हम उसका कितना एफिशिएंटली तरीके से हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को उस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जहाँ पे हमारा ब्रेन एक तरीके से फुल्ली एक्टिव हो। ठीक है, तो अगर उस तरीके से अगर हम अपने लाइफ को ले जाते हैं तो हमारा ब्रेन एक तरीके से मजबूर हो जाता है उन सारी चीज़ों को करने के लिए। और आप जैसे देखोगे, आप जिसे आप आईक्यू बोलते हो, वो कुछ वैसा ही, ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, सो नाउ
अब हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ गए हैं जहाँ पे हम अ, देखने वाले हैं ब्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और नीचे लिखी हुई है, हेंस आवर ब्रेन इज़ नथिंग बट अ मैसिव न्यूरोनिक नेटवर्क्स। हमारा ब्रेन कुछ और नहीं है, बस न्यूरोनिक नेटवर्क्स ही हैं जिसमें बस न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं। और ये क्या करता रहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं एक तरीके से। हार्मोन को स्टिमुलेट करने का मतलब ये ब्रेन कंट्रोल करता है कि कौन सा जो हार्मोन होगा वो रिलीज़ होगा। जैसे अभी मैं खाना खा रहे हैं, जैसे मान लो हम खाना खाते हैं तो हमारे किस हमारे बॉडी के किस पार्ट से किस तरीके का हार्मोन निकलेगा, ये सारा का सारा कंट्रोल होता है यहीं से, ठीक है, ब्रेन के न्यूरोनिक सर्किट से। तो यहाँ पे फाइनली एक इमेज है और ये इमेज कॉपीराइटेड है, तो यहाँ सोर्स लिखना ज़रूरी होता है। तो ये दाना फाउंडेशन के यहाँ से मैंने ये इमेज उठाई है, ठीक है। देखो ये चीज़ें तो मैं पर्सनली बना नहीं सकता, तो दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस इमेज फ्रॉम दिस सोर्स एंड द सोर्स इज दाना फाउंडेशन। यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में तो फ़िलहाल अभी हम इस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। और ये चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली ये ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की डिटेल जानकारी दे रही है कि कौन सा हिस्सा किस काम में आता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 14 अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें जो हमारे ब्रेन के टोटल अलग अलग 14 पार्ट्स हैं जो अलग अलग कामों को देखते हैं, अलग अलग कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारी आंखें देखती है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो प्रोसेसिंग करता है, ये वाला पार्ट, ये जिसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, ये वाला पार्ट हमारे हम जो कुछ भी देखते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है, परसेप्शंस बनाता है, वो हमारा ब्रेन का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। मैं सेरिब्रे कौन सी है, मैं सेरिब एक मिनट सॉरी, ये है सेरिब्रेलम सेरिब सॉरी सेरिब्रेलम, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऑसिपिटल लोब की बात कर रहा हूँ, जो हमारे विजुअल रिकॉग्निशन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ठीक है। लेकिन आप बात करोगे इसमें तो अलग अलग जो पार्ट्स हैं अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इसमें हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ब्रोकाज एरिया, जिसमें देखो आखिर हमें पता कैसे चले कि ये अलग अलग पार्ट्स है जो ये अलग अलग काम के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। बेसिकली साइंटिस्ट ही होते हैं, बायोलॉजिकली जो साइंटिस्ट होते हैं वो ये सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज में कई बार ऐसा होता है कि साइंटिस्ट के नाम पे वो सारी चीज़ें रखी जाती है। सो इसमें भी कुछ वैसा है। ब्रोकाज एरिया, आई थिंक ये कोई एक साइंटिस्ट होंगे जिनके नाम पे रखा गया। तो ये जो आप चौथा देख रहे हो, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, हाँ चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखो ब्रोकाज एरिया दिख रहा है, ये मसल्स ऑफ स्पीच, ये जो चौथा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये ब्रेन का ये वाला पार्ट कह सकते हो। ये आगे का पार्ट है, ये ब्रेन का ये आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये आगे वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये ये बेसिकली कंसंट्रेशन फोकस के लिए सब जिम्मेदार होता है। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है ब्रोकाज एरिया, ये फोर्थ वाला ये वाला पार्ट, मतलब कह सकते हैं कि कुछ यहाँ इस टाइप का, यहाँ इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और पार्ट, ये कहाँ गया, वर्निक्स एरिया, ये 11 वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट हैं जो ब्रेन के लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो 4 नंबर है ये ब्रोकाज एरिया है। ये जो होता है जब अभी मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, इसका मतलब ये है मेरा ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, मेरा ब्रेन का ये वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो फ्रंटल लोब है, ये आगे जिसे आप माथा बोलते हो, ये इसके आगे का पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट। तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से एक्टिव होगा, ठीक है। और 11 वर्निक्स वर्निक्स एरिया, ये रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये स्पोकन लैंग्वेज है, मतलब हम जो बोलते हैं और हम जो लिखते हैं
कुछ भी लिखते हैं, जो लिखते हैं, बोलते हैं, भाषा के तौर पे हम जो कुछ भी करते हैं, उनमें ये 2 पार्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। यानी कि मेरा ये दोनों पार्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा अभी इस समय, क्योंकि मैं साथ ही साथ बोल भी रहा हूँ और साथ ही साथ लिख भी रहा हूँ। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। तो यू कैन जस्ट आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन अभी हमें जो हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब मैं इस इमेज से आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बस ये इमेज दिखा करके मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि लो, ये वाला इमेज, ये जो हमारा ब्रेन का पार्ट है ये इस काम के लिए आता है। लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या, कि ये जो ठीक है इमेज तो दिखा दी, लेकिन अच्छी बात है, इमेज की क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें, लेकिन मैं इसमें क्या करूँ, इससे हमें क्या इससे हमें क्या समझना चाहिए। तो जो मैं बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की, हाँ, हम हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने बोला था ये पूरी पूरी की पूरी ये बात आती है ब्रेन के डेवलपमेंट को हम समझे, तो ब्रेन की असली डेवलपमेंट हमें यहीं से पता चलेगी। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये 4 वाला पार्ट और ये जो 11 नंबर पार्ट है, ये इनको बनने में ना लाखों साल का समय लगा है। ये ऐसा नहीं है हम आज ये जो ब्रेन आपको ये जो इतना बड़ा दिखाई देता है ना, ये जिसे मैं भी कह रहा हूँ, हमारे वेट का 2%, 1.5 से 2% होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हमारा ब्रेन इतना डेवलप नहीं था, ये ब्रेन भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है हमारे इवोल्यूशन के साथ, ठीक है। ये एक समय पे ये वाला हिस्सा हमारे पास था ही नहीं, ये वाला वर्निक्स एरिया, जो वर्निक्स एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया, ये तो हो गया हमारा ब्रोकाज एरिया, और ये है हमारा हो गया वर्निक्स एरिया। ये रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज कंपरेशन में यूज़ होता है, और जब ये स्पीच मसल्स में हम जब बोलते हैं, हमारी जो टंग है जो ऊपर नीचे होती है, हमारा ये जो गला है किस तरीके से साउंड निकालते हैं, वो ये वाला एरिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम जो कुछ लिखते हैं तो और एक तरीके से क्या है वो, हाँ, रिटन और स्पोकन ये दोनों के लिए है, लेकिन ये स्पीच के लिए जब हम बोलते हैं तो हम किस तरीके का साउंड निकालेंगे, एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन हमारी किस तरीके से रहेगी, वो 4 वाला पार्ट करता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हम ये जो इस ब्रेन का ये जो पार्ट देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ये चीज़ हमें लाखों सालों के बाद हमें ये सब सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि सोचो उस समय, मान लो आज से 70-80 लाख साल पहले की बात करता हूँ मैं, जब हम एक तरीके से पूरी तरीके से जानवर ही हुआ करते थे। हमारा एक तरीके से इंसानों जैसा कोई लुक नहीं था, हम एक तरीके से बेसिकली जानवर ही दिखते थे। तो उस समय हमारे पास ऐसा नहीं था, उस समय हमारी ज़रूरतें क्या थी, बस खुद को बचाए रखो, खाना चाहिए और जंगली जानवरों से बचना है, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं था। तो स्टार्टिंग में ऐसा समझो कि प्रकृति सब जानती है कि हमें कब क्या कैसे देना है। आपको ये बात जान करके थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि प्रकृति कैसे जानती है। देखो, आप सोच के देखो, हमारी पूंछ क्यों गायब हो गई। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मान लो अगर मैं कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो वो धीरे धीरे वो चीज़ ही गायब हो जाएगी। प्रकृति को कैसे पता कि मैंने उस चीज़ का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। यू कैन से यू कैन से दैट स्टेटमेंट, राइट, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप ये स्टेटमेंट बनाने के लिए एक तरीके से फ्री हो, आप कह सकते हो, आप ये सवाल उठा सकते हो। इसका जवाब आपको गहराई में जा कर के ही मिलेगा कि बायोलॉजिकली द नेचर नोज एवरीथिंग, राइट। ये बेसिकली बायोलॉजिकली नहीं, केमिकली है, ठीक है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उधर हमारा जो एक तरीके से ब्रेन होता है उधर एनर्जी ख़त्म ही नहीं करता। प्रकृति ऐसा बनी ही नहीं है कि वो एनर्जी को वेस्ट करे एक तरीके से। अगर हमारी पूँछ हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उधर कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा, और ऐसा ऐसा नहीं है 10 दिन में हो जाएगा, इसको होने में लाखों समय का साल लगा है, ठीक है।
हमारी पूंछ ऐसे फटाक से गायब नहीं हो गई, ठीक है, कि 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल के अंदर ही गायब हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें भी लाखों वर्ष लगे हैं इस चीज़ को ऐसा होने में, ठीक है। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास हमारे पास ये जो चीज़ थी, ये जो ब्रेन के हिस्से हैं हमारे पास, ऐसा शुरू में ऐसा नहीं था। तो इसका भी एक एविडेंस है। आप इस चीज़ को, आप अगर आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा इसके डीप में जाना चाहते हो तो यहाँ पे हाँ, ई लाइफ एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये एक तरीके से फ्री है, फ्री नहीं है, एक तरीके से कह लो कि ये ओपन सोर्स है। ये क्या लिखते हैं खुद के लिए, एक तरीके से ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाकर रिसर्च पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ब्रोकास एरिया वेरिएशन एंड टैक्सिक डाइवर्सिटी इन अर्ली होमो फ्रॉम कोबी फोरा कीनिया। ये ब्रोकास एरिया जो मैंने बताया था ना, चौथा वाला, वो उसके बारे में थोड़ा सा इसमें डिटेल्स है। तो आप इस चीज़ को जा करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, ठीक है। सो कम बैक टू द टॉपिक। तो हम ये कह रहे थे कि ये इवोल्यूशन के साथ ही हमें मिला है, ठीक है। तो आज ये जो हमारा ब्रेन है इतना कॉम्प्लेक्स है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारे इस ब्रेन को डेवलप होने में लाखों सालों का समय लगा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आप प्रीवियस लेक्चर को देख करके आओ, ठीक है। हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो इवोल्यूशन से जुड़ी हुई है, आप इसको अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इसका कंटिन्यूस डेवलपमेंट ही आज हमें वो पावर देता है जिसके कारण हम थिंकिंग कर पाते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। अगर ये ब्रेन नहीं होता तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर पाते, ठीक है। और एक फैक्ट बताता हूँ कि अदर जो एनिमल स्पीशीज़ होते हैं, जैसे आप कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस, शेर, चूहा, हाथी, जिराफ, कोई भी पक्षी, इन जितने भी आप पशुओं को देखते हो, जितने भी आप अदर एनिमल स्पीशीज़ को देखते हो, उनमें इतनी कॉम्प्लेक्स न्यूरोनिक सर्किट ये होते ही नहीं है जिसकी वजह से वो थिंकिंग कर पाए। मतलब ऐसा समझो वो सोच भी नहीं सकते क्या सही है क्या बुरा है, कुछ भी नहीं। दे कैन डू नथिंग, लिटरली दे कांट डू एनीथिंग। वो अभी प्रेजेंट में उनको जो चाहिए, जैसे मान लो उनको भूख लगी है तो बस खाना 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 देखेंगे, उसको उनको एक बार खाना मिल गया, फिर वो किसी बात की सोचते ही नहीं, एक तरीके से वो थिंकिंग नहीं कर पाते। आपको लगता है ना कि कुत्ता सोच रहा होगा कुछ, वो थिंकिंग कर ही नहीं पाता, वो बस अभी प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं कि उन्हें अभी क्या चाहिए। थिंकिंग करने के लिए थोड़ा सा एडवांस ब्रेन होना चाहिए, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए ब्रेन के पास, जो उन लोगों के पास नहीं है, ठीक है। जैसे हाथी दिखने में आपको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हाथी एक तरीके से बच्चे जैसा है, ठीक है। कोई भी बुरे से बुरा, एक तरीके से मान लो ऐसा जानवर जो आपको बुरे से बुरा लगता हो, मतलब आप उससे डरते हो, वो एक तरीके से बच्चा है। जैसे आप शेर की बात करो, देखने में बड़ा भयानक है, ऐसा कि आपकी जान भी ले सकता है, लेकिन एक्चुअली में बायोलॉजिकली वो काफ़ी बच्चे हैं। आपको ये क्या बात कर रहे हो, देखो, आई सेड द आई से आई सेड द फैक्ट इज, ठीक है, जो फैक्ट है वो मैंने बोल दिया, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट क्लोजली देन यू कैन जस्ट ऑल्सो चेक आउट द फैक्ट दैट आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। यू कैन जस्ट गूगल इट, यू कैन इजिली गेट द आंसर व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू से, ठीक है। सो नाउ ये आप समझ गए कि जानवर थिंकिंग नहीं कर सकते, वो एक बच्चे जैसा है। जो भी आपको खूंखार से खूंखार चीज़ लगे वो बच्चे जैसा ही है, ठीक है। उतनी उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो जैसा एक बच्चा होता है सेम वो उतने बड़े आपको साइज़ में दिख सकते बड़े, लेकिन वो हैं बच्चे हैं। तो उनको आज से बच्चे की तरह थोड़ा सा उस नज़रिए से भी देखना शुरू करो, तो आपको लगेगा यार नहीं ठीक है, बंदा ठीक कह रहा था, बायोलॉजी थोड़ी सी करेक्ट आंसर देती है। सो नाउ it's time to understand the story of human brain and the language, and for this I have divided this into 10 major parts so that we can understand it easily, ठीक है।
इसको मैंने 10 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने, ब्रेन के डेवलपमेंट को समझने के लिए, ठीक है। पहला है बिफोर ह्यूमंस, जब हम ह्यूमन थे ही नहीं, हम पूरी तरीके से जानवर थे, यानी 7 से 6 मिलियन साल पहले, मतलब 1 मिलियन में अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड में देखो तो 1 मिलियन में होते हैं लगभग 10 लाख साल, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ 1 मिलियन ईयर मीन्स आई एम सेइंग 10 लाख साल। सो इफ इट इज 7 मिलियन मीन्स 10 × 7 यानी 70 मिलियन, यानी 70 लाख साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप सोच रहे हो 70 लाख, मैं इसको ज़्यादा प्रिसाइज नहीं करूँगा, ठीक है। एंड देन हमने खड़ा होना सीखा, ये टाइमलाइन इधर लिखी हुई है। हमने फिर टूल बनाना सीखा, हमने ट्रैवल करना शुरू करा, हमने एक सोशल लाइफ जीना शुरू करा। फिर हमने चीज़ों को सिंबल के रूप में उन्हें याद करना सीखा। फिर हम मॉडर्न ह्यूमंस बने धीरे धीरे। फिर वहाँ से ग्रामर ने जन्म लिया। ये हम पूरा डिस्कस करेंगे नीचे, बस ये बुलेट्स पॉइंट है जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। फिर हमारा कल्चर ये एक तरीके से कल्चर ने टेक ओवर कर लिया लैंग्वेज के ऊपर। ये क्या है हम बात करेंगे। एंड देन राइटिंग, ठीक है। सो एंड देन वी विल ऑल्सो लुक एट द टेबल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। पूरा इसको हम इस सेक्शन में कवर करेंगे, एक तरीके से एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सो बिफोर ह्यूमन, जब हमारे ये इस समय 70 से 80 लाख साल पहले हमारे एंसेस्टर के पास, उस समय जो ब्रेन की कंडीशन थी, हमारे एंसेस्टर के पास सिमिलर साइज़ का ब्रेन था जो आज के मॉडर्न चिंपैंजीज का होता है, ठीक है। आज के जो मॉडर्न चिंपैंजीज हैं उनका जो ब्रेन होता है, उनका जिस तरीके से ब्रेन आज है वैसा ही ब्रेन हमारे आज से 70 से 60 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का था, ऐसा, ठीक है। और कितना, अराउंड 350 से 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, जैसे ये मैंने यहाँ पे क्यूब बना रखा है, इसका ये लेंथ है, हाइट है और ये विड्थ है। अगर 1 सेंटीमीटर हो तो इसका वॉल्यूम कितना आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका एक तरीके से वॉल्यूम दिया गया है। सीसी का मतलब वो कार वाली इंजन वाला सीसी नहीं है वो, ठीक है। ये भी एक तरीके से सेंटीमीटर क्यूब ही है, बट ये हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय ब्रेन का साइज़ 350 से 400 सेंटीमीटर क्यूब था। और इस समय हमारा ब्रेन क्या कर सकता था, और बेसिकली ये इमेज मैंने creation.com से ली है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्रेन, उस समय हमारा ब्रेन क्या क्या करने में सक्षम था, अस्तित्व में खुद को बचाए कैसे रखना है, कि हम जिंदा कैसे रहें, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी ये थी। फूड ढूंढना, उसको चारों तरफ अच्छा से फूड कहाँ मिलेगा, ये सब देखना। खतरे से बचना, लोकेशन को याद करना कि हम कहाँ रह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। उम्र के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से छोटे बड़े का पहचान करना, ठीक है। हम बस अभी इतना कर रहे थे, खाना खा रहे थे, जानवरों से बच रहे थे, अपनी इज्जत अपने खुद को बचा रहे थे। हम किस जगह पे रहते हैं, जगहों को थोड़ा सा याद रख रहे थे। फिर उम्र के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से हम जब हम टीम में रहते थे तो एक तरीके से कह लो, जब हम शिकार किया करते थे या फिर हम टीम के साथ रहते थे, शिकार नहीं भी करते थे, तो उसको उसके अलग अलग ओहदे से, अलग अलग पोजीशन से हम उसको, छोटे बड़ों को एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकें। इस समय हमारा ब्रेन ये सिर्फ ये सब चीज़ें कर सकता था। लिमिटेशन क्या थी, हम आज के अन्य जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह थिंकिंग नहीं कर सकते थे। मतलब हमारी भी कंडीशन कुछ वैसी ही थी जैसे आज के हमारे ये जो जानवर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ प्रेजेंट में क्या करना है बस उसको सोचते थे, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन करते थे, सोचते भी नहीं थे क्योंकि हम थिंकिंग कर ही नहीं सकते थे। अभी क्या करना है उसको लेकर के हम डायरेक्ट एक्शन कर देते थे। जैसे भूख लगी है, खाना ढूंढने चले गए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा पहले से सोच रहे कि यार मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है, तो उधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारा ब्रेन इतना कैपेबल ही नहीं था उस समय। अभी आपको तो नॉर्मल चीज़ें लग रही होगी कि ऐसा क्या कर रहे हो, कि ऐसा थोड़ी है कि उस समय हम थिंकिंग भी नहीं कर सकते थे। भाई ये बायोलॉजी है, यहाँ पे सारी चीज़ें
बायोलॉजी के हिसाब से होती है। आपके इंट्यूशन, आपके इमोशंस के हिसाब, आपको आपके इंट्यूशन, आपके इमोशन के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ठीक है। और बेसिकली आप जिसे आप इमोशन कहते हो वो भी है ही क्या, ब्रेन का जो न्यूरोनिक सर्किट है वो कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, उसी को तो आप इमोशन बोलते हो, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स, केमिस्ट्री ऑफ द नेचर, ठीक है, कह सकते हो। हमें कल क्या करना है इसके बारे में हम कुछ डिस्कस तक नहीं कर पाते थे इस समय, ठीक है। कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती थी लेकिन जेस्चर के तौर पे, हाव भाव, बॉडी देख करके एक तरीके से कम्युनिकेशन चलता था, ठीक है। हाँ, और फिर हमने शुरू एक तरीके से खड़ा होना सीखा। हज़ारों लाखों साल के बाद हमारे पूर्वज ने, जिन्हें साइंटिस्ट आज है होमोन क्या है होमिनिन्स का नाम देते हैं, जब उन्होंने दो पैरों पर बैलेंस करके चलना सीखा तो हमारे हाथ क्या हो गए, फ्री हो गए। हम पहले चार पैर पे चले, फिर दो पैर पे चले, तो जब हमने दो पैर पे चलना सीखा तो हमारे हाथ तो एकदम फ्री हो गए ना। तो सोचो, हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट उस समय भी वैसा ही था जैसा जैसा पहले ये जो 300 से 400 सेंटीमीटर क्यूब ही था। हमारा ब्रेन कभी अभी इतना डेवलप हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन हमने धीरे धीरे चार पैर से दो पैर पे आकर के हमने बैलेंस बनाकर चलना सीखा, तो हमारे हाथ फ्री हो गए और ब्रेन अभी भी कुछ वैसा ही कंडीशन पे है। लेकिन दो पैरों पर चलने के कारण हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, ठीक है। हमारे हाथ आज़ाद हो गए थे। अब हम उन हाथ का इस्तेमाल कर, हम इसको एक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। जैसे इसी इसी प्लानिंग ने, ये जो हमारा जो दो पैर पे खड़ा होना है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सोचो, अब हमारे हाथ हैं जो फ्री हैं, अब ब्रेन को मजबूरन सोचना पड़ेगा कि इन हाथों का इस्तेमाल कहाँ अच्छे से किया जाए ताकि सर्वाइवल अच्छे से हो पाए। यानी ब्रेन को अब यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आप कहोगे, देखो इसी तरीके से बायोलॉजी वर्क करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस कोशिका में, उस न्यूरॉन में कोई आत्मा घुसी घुसी हुई है जिसको पता होता कि अभी ये करना है वो करना है, नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री, इट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसी प्लानिंग ने ब्रेन को फोर्स किया और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने के लिए, ठीक है। मतलब ब्रेन अब मेमोरीज को सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करेगा और थॉट को कन्वर्ट करना शुरू करेगा जिससे हम थिंकिंग कर पाए। क्योंकि अगर हमारा हाथ फ्री हो चुका है तो पहले इस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा ना, मैं इस हाथ का इस्तेमाल कहाँ करूँ। ब्रेन सोचेगा, ब्रेन को अब काम मिला है कि इस हाथ का इस्तेमाल कैसे करना है, वो अच्छे से निकालना, ठीक है। तो ब्रेन को अब थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस समय लिमिटेशन क्या थे, हमारे पास कोई, इस समय भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स स्पीच नहीं था, ठीक है। हमारे पास कोई भाषा नहीं थी। उस समय भी हमारा कम्युनिकेशन किस चीज़ पे आधारित था, किस चीज़ पे रिलाय था हैविली, हमने हाथों का इस्तेमाल पॉइंटिंग के लिए करना शुरू कर दिया। अगर मान लो किसी चीज़ की ओर इशारा करना होता था तब हमने उंगली का इस्तेमाल, ऐसा पॉइंटिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव को देख करके उस चीज़ को समझना शुरू कर दिया, एक दूसरे की बात को समझना शुरू कर दिया। डिफरेंट टाइप्स के साउंड निकालना शुरू कर दिया, जो आप कहते हैं ना हु हा, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें हमने करनी शुरू कर दी, ठीक है। क्योंकि हमारा ब्रेन क्या हो रहा था, सॉरी, हमारा हाथ एक तरीके से फ्री हो चुका था। अब ब्रेन को मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि इस हाथ का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेज पे, द फर्स्ट टूल मेकर्स। हाथ फ्री हो गए, अब ब्रेन धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा है कि हाथ का इस्तेमाल कैसे करना है, थॉट्स को थिंकिंग कैसे करना है। क्योंकि हाथ का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम सोचोगे नहीं। बिना सोचे हाथ का इस्तेमाल कैसे करोगे। अगर आपको कोई चीज़ का इस्तेमाल करना है, आप पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, इस चीज़ का मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आपने पहले सोचा, ठीक है। उस तरीके की कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की बात नहीं कर रहा। आप यहाँ पे आर्गूमेंट मत करना कि अभी ये तो हैंड फ्री होने से पहले भी हम करते होंगे, नहीं। मैं उस कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की बात नहीं कर रहा जिसे आप आज की थिंकिंग कहते हो।
उस तरीके की थिंकिंग नहीं। ठीक है। फर्स्ट टूल मेकर, ये जो होमो हैबिलस थे, जो कुछ इस तरीके से दिखते थे, इनका जो ब्रेन साइज था ऑलमोस्ट 500 से 600 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमारा ब्रेन धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये सिर्फ बड़ा ही नहीं था बल्कि इसके पास बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता भी थी। ठीक है, इसके आउटकम के फॉर्म्स में अब हमें, माने हमारे एंसेस्टर के पास बनाने वाले फिनिश्ड स्टोन टूल्स को इमेजिन कर पाते थे। मतलब कोई हथियार जब हम बना रहे हैं तो वो फाइनली दिखेगा कैसा, वो हमारे पूर्वजों के पास वो इमेजिनेशन, मतलब वो थिंकिंग कर पा रहे हैं, उनका ब्रेन अब सोच पा रहा है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, थिंकिंग कर पा रहा है कि मुझे जो हथियार बनाना वो फाइनली दिखेगा कैसा है। इस तरीके से वो सारी चीज़ें थिंकिंग अब करना शुरू कर रहे थे वो। और एक बात याद रखना, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही है, हमने 4 पैर से 2 पैर पे चलना शुरू कर दिया, ब्रेन को मजबूरन ऑर्गेनाइज होकर के अच्छे से अच्छे मॉलिक्यूलर या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। ठीक है, ताकि वो चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए, ताकि सर्वाइवल हो पाए। देखो, नेचर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे, और सबसे ज़्यादा तो जब हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो नेचर किसी भी हद तक जा सकती है अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, हम किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग स्टेप्स में तोड़ सकते थे इस समय। मतलब हम जो कुछ भी काम करने वाले उसको हम अलग अलग स्टेप्स में तोड़ रहे थे, यानी कि यहाँ पे थिंकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप किसी काम को अलग अलग स्टेप्स में तोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हो। ठीक, हम प्रीवियस यूज टेक्निक्स को हम याद कर सकते थे और उससे डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते थे। ये जो कोई चीज़ है, किसी, जैसे मान लो कोई हथियार बनाने की टेक्निक है, तो वो सब कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें हम क्या कर सकते थे, खुद भी सीख सकते थे और उसको दूसरे को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे, क्योंकि हमने सोचना शुरू कर दिया, हमारे पास हाथ आ गए, हम हाथ का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब एक दूसरे को बताना, ठीक है, समझाना। लेकिन इस समय भी हमारी लिमिटेशन क्या थी, खामियां क्या थी, कि टेक्निक पूरी की पूरी विजुअल थी, यानी कि देख करके सीधे सीखी जाती थी। ठीक है, परिवार के बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाने पर बाद में वो ज्ञान हमेशा के लिए मिट जाता था। ठीक है, किसी भी भाषा के ना होने के कारण आने वाली पीढ़ी को वही सेम स्किल रीडिस्कवर करनी पड़ती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, अब चूंकि भाषा नहीं है, कोई लिखने का मीडियम नहीं है, बोल तो सकते नहीं, तो लिखोगे कैसे, तो कोई स्किल्स है या फिर कोई ऐसी नॉलेज है जो सिर्फ उस व्यक्ति के पास है, और जब उनकी डेथ हो गई, इसका मतलब ये है कि अब उनके साथ ज्ञान भी मिट चुका। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास लिमिटेशंस है। लेकिन आप याद रखो, ये इस समय ये जो होमो हैबिलस थे, इनके पास थिंकिंग करने की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, और इनका ब्रेन का साइज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 350 से 400 सेंटीमीटर क्यूब था, अब इनका 500 से 600 आ गए हैं। अब आते हैं ग्रेट ट्रैवलर्स 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। और सॉरी, मैंने यहाँ पे टाइम की तो बात ही नहीं करी। 2.4 में अभी हम नीचे बात करेंगे। ठीक है, चलो टाइम को थोड़ा सा हम नीचे की तरफ अच्छे से, जब फाइनली जो टेबल होगा उसमें हम बात करेंगे। द ग्रेट ट्रैवलर्स होमो इरेक्टस जो थे, उनका ब्रेन साइज 900 से 1000 किलोमीटर, सॉरी माफ़ करना, 900 से 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 300, सॉरी, 400 से 600, 600 से 1000। और ये टाइमलाइन देखो ध्यान से, 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। और ये पीछे वाला टाइमलाइन कब की बात है, 2.4 मिलियन, मतलब कितना साल बाद, 20,000 साल इधर रखो, 4,000 साल उधर, 40,000, यानी 60,000 साल। मतलब 600 सेंटीमीटर क्यूब से 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होने में 60,000 साल लगे हैं। जस्ट इमेजिन। अब यहाँ पे कुछ
मैजिक होता है, और ये होता है कि जो होमो इरेक्टस थे, इनका ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट है, ये जो आगे का ये जो हिस्सा है, वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होना शुरू हो गया, जिसके कारण वो अच्छे से प्लानिंग कर सकते थे, डिसीजन मेकिंग कर सकते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे एक तरीके से। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता था किस तरीके के लिए, काफ़ी ये जैसे ये जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब, इनका जो फ्रंटल लोब था, आगे का दिमाग का ये जो आगे का हिस्सा था, वो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबल के लिए, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जो आगे का जो फ्रंटल लोब एक तरीके से जिम्मेदार होता है, उनका ये जो फ्रंटल लोब है काफ़ी अच्छे से विकसित होना शुरू हो गया। ठीक है, ये आगे का ये फ्रंटल लोब। यहाँ पे ह्यूमन, हम क्या कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, कॉपरेट इन लार्ज ग्रुप, हम बड़े ग्रुप में एक तरीके से अच्छे से कॉपरेट कर पाते थे एक दूसरे को, हम हंट अच्छे से कर पाते थे, हम खाना अच्छे से ढूंढ पाते थे, हम लंबी दूरियां तय कर सकते थे, और हमने आँख को भी चलाना सीख लिया। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, 4 पैर से 2 पैर पे आना, ठीक है, और थोड़ा समय के साथ हमारा जो फ्रंटल लोब है वो थोड़ा मजबूत होता गया। तीसरी बात, हमने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया। आप कहोगे फायर को कंट्रोल करना सीख लिया, ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, ये बड़ी बात ये इसलिए है क्योंकि इस समय पर जो हमें सबसे बड़ी इस समय पर जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये कि हमने आग को कंट्रोल करना सीख लिया। ठीक है, जिसके कारण रात में रहन सहन का पूरा तरीका ही बदल गया। दिन में हम सर्वाइवल के लिए लड़ते, बचते, छिपते, भागते, सर्वाइवल माने अपने ज़िंदा रहने के लिए लड़ते थे, बचते थे। किन से? अलग प्रेडेटर से, कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे, या फिर ग्रुप के अंदर ही जो भी एक तरीके से कह लो, लड़ते थे, बचते थे, छिपते थे, भागते थे, दिन में ये सब चीज़ें करते थे। लेकिन जब रात हो जाती तो आग की खोज हो जाने के बाद अब हमें रातों को अपनी अगली प्लानिंग के बारे में हम थिंकिंग कर पाते थे, और एक दूसरे के साथ बैठ करके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और एक दूसरे को सीखते और सिखाते थे वे। ठीक है, आग की खोज ने ये बड़ी चेंज लाए हमारे एंसेस्टर में, कि रात का जो वक्त था, आग ने पूरी तरीके से वो वक्त का जो यूटिलाइजेशन था, कि जब आग नहीं होती थी तो बस खाओ और जैसे ही दिन ढले तो सो जाओ, फिर अगले सुबह उठना। तो आग की खोज ने रात के जो रहन सहन है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, लोग ज़्यादातर सोशली कनेक्टेड होना शुरू हो गए। ठीक है, फीलिंग शेयर करते। आपको अगर शेयर कैसे करते थे, तो वही वो जो जो आपने देखा ना, हाँ हो करके, या फिर कह सकते थे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपने कम्युनिकेशन को करते थे, गेस्चर के थ्रू एक तरीके से कह लो। ठीक है, क्योंकि इस समय भी हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, शायद यही वो समय था जब हम कम्युनिकेट ज़्यादा, हमारा जो कम्युनिकेशन था ज़्यादा रिचर हो पाया, मतलब ज़्यादा और अच्छे से हम आपस में कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ मेरा मतलब है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना। जैसे आप मान लो कोई चीज़ है जो किसी को सिखानी है, तो एक तरीके से हा हा हु कर भी रहे हैं, और बाद में सीधे नीचे बता भी रहे हैं कि इसको इस तरीके से करना है। समझ रहे हो? देखो, ये चीज़ें रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं है कि आपको एग्जैक्टली इस चीज़ का आंसर मिल पाए, लेकिन जब आप इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ोगे तो ये सब सारी चीज़ें हमें साइंटिफिक एक तरीके से एविडेंस के तौर पे ये सब सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, एंड द सोशल ब्रेन। सोशल ब्रेन कहने का मतलब ऐसा कोई ब्रेन नहीं था जिसका नाम सोशल है, नहीं। सोशल ब्रेन कहने का मतलब हमने सोसाइटी में रहना, एक तरीके से हमने एक तरीके से सोशली रहना शुरू कर दिया, लोगों को एक ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। तो यही यहाँ पे सोशल ब्रेन का मतलब है। ठीक है, ब्रेन सिर्फ बड़ा ही नहीं हो रहा था, अब वो रिलेशनशिप को पहचानना शुरू कर रहा था, और इसको मैनेज कैसे करना है वो भी सीख रहा था, और दूसरों को भी हम सिखा रहे थे। जैसे जैसे मान लो आप एक ग्रुप में रहते हो। ठीक है, आपको 100 लोगों को याद करना है, कैसे याद रखोगे? और उनकी पर्सनालिटी की अलग अलग व्यक्ति है, वो किस मूड का है, किस मिजाज का है, समझ रहे हो?
तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ 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 कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिमाग के पास ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जाती रही जाती रही जाती रही जाती रही और इसने अपने आप को डेवलप करना शुरू करा। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ घुसी हुई नहीं है जो कहते हैं परमात्मा आत्मा जो भी है, ऐसा कुछ घुसा हुआ नहीं है। ये सारा का सारा केमिकल प्रोसेस है, समझ रहे हो? ये टोटली ज़रूरत के हिसाब से ये इसने अपने आप को सर्वाइव सर्वाइव किया है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पास कोई पहले से जानकारी, और अगेन इसको होने में लाखों साल का समय लगा है, हज़ारों साल का समय लगा है। तो ऐसा मत सोचिए कि कोई चीज़ अचानक से हुई, इसको होने में हज़ारों साल, लाखों साल का समय लगा है। अभी हम नीचे बात करेंगे इसकी, ठीक है? तो जब हम यहाँ पे सोशल ब्रेन की बात कर रहे थे, तो अब हमने धीरे-धीरे ग्रुप में रहना शुरू सीख लिया। अब मान लो 100 लोगों को आपको याद रखना, उनकी अलग-अलग पर्सनैलिटी है, कौन किस तरीके का है, कौन किस मूड का है, कौन चिड़चिड़ा है, कौन किसी को कुछ बोल दिया तो एक तरीके से गुस्सा हो जाएगा, या फिर कोई अलग-अलग, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है? किस पर आप भरोसा कर सकते हो, कौन आपको धोखा दे सकता है, कौन जिस पे आप एक तरीके से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपने किसी को खाना दिया था किसी मदद करने के तौर पे, तो आपका किसके साथ खाना उधार है, ताकि आप बाद में उससे खाना मांग सको कि नहीं चलो मैंने तुम्हारी एक बार मदद करी थी, तो अब नाउ इट्स योर टर्न टू हेल्प मी, ठीक है? सो कौन किस व्यक्ति और कौन किस व्यक्ति से संबंधित, जैसे ग्रुप है, ग्रुप में अलग अलग छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक हस्बैंड वाइफ होगी, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आज है, लेकिन किस किसी न किसी तरीके से तो वो सब चीज़ें रही ही होंगी, ठीक है? तो कौन व्यक्ति किस से संबंधित है, कौन किसका लड़का है, कौन किसकी लड़की है, फिर कौन किसके बड़े एल्डर हैं, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें अब दिमाग के पास आनी शुरू हो गई, तो उसको मैनेज करना कैसे करना वो दिमाग की प्रॉब्लम है, अब इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। बस इंसान सोच रहा था, अब एक तरीके से पैटर्न बन रहे थे कि यार इस चीज़ को कैसे याद रखूं कि इसका मूड कैसा रहेगा, अभी तो अभी तो ठीक ठाक है, आगे वाला मूड भी इसका कैसा रहने वाला है। तो इस चीज़ को किस तरीके से फाइंड आउट करें, किस तरीके से रिकॉल करें, तो दीज आर द थिंग दैट ब्रेन हैज़ टू वर्क ऑन दैट, ठीक है? इस चीज़ के लिए ब्रेन को इस पे काम करना था। तो इसने अपने समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से इसने अपने आप को ढाला है, ठीक है? ये कुछ अचानक से नहीं हुआ है। इन सभी कामों के लिए अब काफ़ी ज़्यादा मेमोरी और रीजनिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है? तो नेचर ने इस इवोल्यूशन की शुरुआती दौर में उनको रिवॉर्ड किया जो इस परिस्थितियों से गुजरे और अपने आप को क्रिटिकल थिंकिंग तक ले आ पाए, और इसी सभी कामों को करने के लिए एक भाषा एक अच्छा माध्यम बन सकता था। मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, नेचर ने इवोल्यूशन के शुरुआती दौर में उन लोगों को रिवॉर्ड किया जो अपने आप को इस क्रिटिकल थिंकिंग तक लेके आ पाए। अब देखो उस समय तो बहुत व्यक्ति थे, लेकिन ये जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ऐसा नहीं कि सभी में हो रहा था। क्या आप ऐसा समझो कि मान लो 1000 व्यक्ति, मतलब एक एक ग्रुप है जिसमें 100 व्यक्ति हैं, तो हर एक का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से हो रहा था। ऐसा नहीं कि सबका ब्रेन का डेवलपमेंट एक ही जैसा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन इस तरीके से काम नहीं करती। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इवोल्यूशन इस तरीके से काम नहीं करती कि एक एक ही जैसा व्यक्ति है तो उसका इवोल्यूशन एक ही जैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का ब्रेन अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहा था, ठीक है? और जो लोग ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे थे, मतलब जो ज़्यादा अपने आप को मजबूर कर पा रहे थे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, इस चीज़ को मैं कैसे याद रखूँ कि मैंने इसको इतना उधार दिया, मेरा इस पे खाना बाकी है, ये इस व्यक्ति से संबंधित है, मुझे इधर जाना चाहिए, ये जगह कौन सी थी, शायद मुझे मैं इस जगह पे पहले भी आ चुका हूँ, क्या मुझे इस जानवर से डरना चाहिए, मुझे इस जानवर को इस तरीके से कंट्रोल करना है, मुझे खाना यहाँ ढूंढना है, मुझे पेड़ पे इस तरीके से घर बनाना है, मुझे इस तरीके से जानवर से इस तरीके से बचना है, all that kind of thing, right? There are a lot of things that a person at that time the ancestor has to figure out, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या हो गई, ब्रेन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो भाई, अगर नहीं निकाल पाए तो अच्छा नहीं होगा। तो जो लोग अपने आप को इस लेवल तक ले के गए, उनको उनका डेवलपमेंट फिर आगे हुआ,
ठीक है। एंड द ब्रेन लर्न सिम्बल्स। अब हमने क्या करा, ब्रेन ने क्या करा, सिम्बल्स को याद रखना शुरू करा। सिम्बल्स कहने का मतलब जैसे मैं बोलूँ कि मैं मेरा घर है, मैं वहाँ अगर मुझे मेरे घर से मान लो स्कूल जाना है मुझे, तो मैं सीधे जाता हूँ, फिर राइट जाता हूँ, दाएं जाता हूँ, बाएं जाता हूँ, फिर मैं अपना स्कूल पहुँच जाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा घर है। आपने एक बात गौर करा, मैंने घर को इस तरीके से नहीं बनाया, या फिर कुछ भी जैसे मान लो ऐसे इस तरीके से मैंने अपना घर नहीं बनाया, मैंने बस ऐसा एक डॉट दे दिया। इसी चीज़ को बोलते हैं सिंबल। कि जब मैंने बोला कि मान लो मैं ये मेरा घर है, मैं इधर स्ट्रेट गया, फिर यहाँ से इधर ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर वेस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर वेस्ट गया, फिर यहाँ पे मेरा स्कूल है। देख रहे हो, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट और ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये कुछ है नहीं बेसिकली, ये मेरा घर है और ये स्कूल है। एक्चुअली में स्कूल है नहीं है, तो ये सिंबल हो गया एक तरीके से, ये मेरे घर का सिंबल है। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इवोल्यूशन के इस दौर में हमने साउंड से एक कदम आगे चलकर वर्ड्स को बोलना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब हमने वर्ड्स को बोलना शुरू कर दिया। अब मुश्किल बात यह है कि उस समय तो कोई था नहीं जो रिकॉर्ड कर सके कि आ, ऐसा क्या मैंने लिखा है। अब मुश्किल बात यह है कि उस समय पर यह बात रिकॉर्ड करने वाला कोई था ही नहीं, तो फिर ऐसे में अ, ऐसे में सही तथ्य तक पहुंच पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ब्रेन के डेवलपमेंट को लेकर हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। ये बात श्योर है कि आपको हमें कोई नहीं बता सकता कि ये सब सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई थी। हम बस एविडेंस के तौर पे हम इस चीज़ों को एक तरीके से कह लो, हम अंदाज़ा भी नहीं लगाते, हम एक तरीके से साइंटिफिक एविडेंस खोजते हैं। हमें जो साइंटिफिक एविडेंस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो मिलते हैं, उसके बेस पे हम ये सारे थियरीज़ बनाते हैं। साइंटिस्ट कोई भी थियरीज़ बिना प्रूफ के नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा समझो, धीरे धीरे ब्रेन क्या कर रहा था, हम जैसे जो आम बोलचाल की भाषा होती थी, जैसे हम बोला करते थे, जैसे मुझ अब मैं उस चीज़ को बोल के कैसे बताऊँ, जैसे आपने देखा कोई भी अ, अ, आप एक बच्चे को देखो, वो जब छोटा होता है तो उसकी भाषा कैसे होती है, ई ऊ दीजी, मतलब अजीब व गरीब होती है, ठीक है। कुछ इसी टाइप के साउंड्स हमने शुरू में निकालने शुरू किए होंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती गई, हमारा ब्रेन बढ़ता गया, फिर हमने चीज़ें क्वेश्चन करनी शुरू कर दी। अलग अलग इवेंट्स हुए, हमने दो पैरों पे चलना सीखा, हम हमारा ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया, आग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, सोशली रहना शुरू कर दिया, थिंकिंग करना शुरू कर दिया। सारी चीज़ें ना यही सारी चीज़ें एक जगह पे मिल करके ये अलग अलग रिजल्ट्स दे रही है, ठीक है। तो ब्रेन ने एक तरीके से एक मेजर थ्रेश होल्ड पास कर लिया था, एक तरीके से पार कर लिया था। थ्रेश होल्ड का क्या मतलब, आप ऐसे समझो, एक सीमा होती है किसी चीज़ की, इसी को यहाँ पे थ्रेश होल्ड बोला जा रहा है, थ्रेश होल्ड, मेजर थ्रेश होल्ड। अ ब्रेन हैज़ क्रॉस्ड अ मेजर थ्रेश होल्ड, कि अब वो चीज़ों को ऐसे अजीबोगरीब साउंड्स के अलावा वो सिम्बल्स में भी याद रखने लग गया है, ठीक है। सुनने में ये बात काफ़ी अजीब लग सकती है कि ब्रेन जो पहले सिर्फ साउंड्स निकाल रहा था, वो वर्ड्स के फॉर्मेशन भी कर रहा है। यस, कर सकता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगा, और वो कि आपको याद है कि आपने पहली बार पूरा वाक्य का एक जो शब्द है, एक सेंटेंस होता है, वो आपने कब उच्चारित करा था, आपको याद है सच में? किसी को याद नहीं होता, क्योंकि ये जैसे आप मैं एक यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपने एक बच्चे को देखा होगा कि एक बच्चा कैसे टूटी फूटी आवाज़ से शब्द पर और फिर वहाँ से वाक्य बोलना शुरू कर देता है। फिर आप मिराकल होता है कि यार ये अभी थोड़ा सा भी यहाँ पे टू टू मैं पापा ये कर रहा था, धीरे धीरे ये भैया दादा दादी और उसके बाद और भी चीज़ें बोलना शुरू कर रहा है। एक समय पे तो वो दादा दादी बोलने की जगह पे दा 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 करता था, अब वो दादा बोल रहा है, फिर दादी बोल रहा है, पापा बोल रहा है, पापा पापा करने के
ये सब करने के बाद वो धीरे धीरे पापा बोल रहा है, फिर अलग अलग तरीके के साउंड्स निकाल रहा है, फिर ये सेंटेंस, फिर ये शब्दों पे भी नहीं रुकता, फिर ये डायरेक्टली सेंटेंस पे आ जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है कि एक समय आता है जब वो थ्रेशोल्ड पार कर जाता है व्यक्ति, वो बच्चा थ्रेशोल्ड पार कर जाता है, फिर वो वर्ड्स बनाना शुरू कर देता है, फिर वो सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है। उसको भी नहीं पता, और आपको भी थोड़ा सा अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बार बार जब मुझसे कोई सवाल करता है कि लैंग्वेज को सीखने का एक बेहतर टीचर कोई बता दो, मैं कहता हूँ जाके बच्चे को देख लो, इससे बेहतर कोई टीचर नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इफ़ यू लुक वेरी क्लोजली टू एनी चिल्ड्रन, irrespective of the children, if you watch very closely, you will get the answer how to learn a language, ठीक है। तो आंसर यही है कि हमने सिंबल्स, फिर छोटे छोटे आवाज़ थे, फिर उन्हें हमने वर्ड्स बनाना शुरू कर दिए। हाँ, ये वर्ड्स वो नहीं है जो आज के वर्ड्स जैसे दिखते हैं, जैसे मान लो हम किसी नदी को देखते हैं और हम उसको बोलते हैं नदी, तो ये वो वर्ड नहीं है जो वो लोग यूज़ करते होंगे, वो कोई और वर्ड यूज़ करते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो उन्होंने शब्दों का उच्चारण करना अपनी भाषा में किया होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे कहते हैं हेलो, इंग्लिश में हेलो कहते हैं, हिंदी में हम नमस्ते कहते हैं, चाइनीज़ में बोलते हैं नी हाओ, शायद इसको फ्रेंच में या फिर पता नहीं बॉन्जूर बोलते हैं शायद फ्रेंच में, आई थिंक मे बी। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं। हम इसको नदी बोलते हैं, कोई इसको रिवर बोलता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? साउंड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जिन्होंने वो साउंड्स निकाले थे, वही साउंड्स उनके लिए लैंग्वेज बन रहा है, वो वही साउंड्स वर्ड बन रहे हैं। आज हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वो रैंडम वर्ड्स नहीं होते हैं, ये सारे के सारे फोनेटिक्स, लैंग्वेज के जो साइंटिस्ट होते हैं, लिंग्विस्टिक्स जो साइंटिस्ट होते हैं, वो सारे वर्ड्स बनाते हैं, नए नए वर्ड्स ईजाद करते रहते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, वो ऐसे कोई नया वर्ड नहीं निकल जाता। इफ़ देर इज़ अ वर्ड इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग, लिंग्विस्टिक्स मीनिंग, ठीक है। जब आप लैंग्वेज साइंस पढ़ोगे, यस, लैंग्वेज की भी अपनी साइंस होती है, उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। तो जब आप लिंग्विस्टिक्स में थोड़ा सा अगर आप जंप करोगे, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ों का ना एक प्रॉपर मीनिंग होता है, वो प्रॉपर वर्ड कहाँ से है उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री होती है, उसका पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम अभी की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, उस समय की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो भी वर्ड्स इस्तेमाल करे होंगे नदी के लिए, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड दे हैव यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, बट उन्होंने हु हा ये करने के अलावा उन्होंने कोई एक नया वर्ड ईजाद करा है। मतलब बेसिकली चीज़ों को देख करके उनको कुछ नाम देना शुरू कर दिया था, इसी को मैं सिंबल बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो हाँ, आप ये तर्क बिल्कुल दे सकते हैं कि एक बच्चे के पास तो फिर हमारे एक बच्चे के पास उस बच्चे के लिए या फिर हमारे लिए वर्ड्स और सेंटेंसेस इन्वायरमेंट में पहले से ही मौजूद होते हैं कि हाँ, अ, हमें भाषा मिली हमारे मम्मी पापा से, हमारे आसपास के पड़ोस से, फिर उन्हें कैसे मिली? आंसर यही है कि इसका एक ही आंसर है, हो सकता है ये इन्वायरमेंट में उनके लिए भी उपलब्ध था। हाँ, ये बात ये अलग है कि हम उस तरीके की भाषा की बात नहीं कर रहे हैं जो हम आज बोलते हैं। मान लो अभी उस समय तो मोबाइल था नहीं, इस समय यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उस समय थी। जैसे मान लो कुछ भी, मान लो नदी, तो उसको कुछ भी बोलते हो, जैसे मान लो मैं क्या बोलूँ, टीटा, मान लो टी, मैं उसको बोलता हूँ टीटा, 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 टीटा। मान लो मैं नदी को टीटा बोलता हूँ, तो ये टीटा जो शब्द है वो एक्चुअली में ऑफिशियल वर्ड बन गया नदी के लिए। और मेरे जितने सारे भी ग्रुप में हैं, मैं उनको बोलूँगा, वेन एवर यू सी दिस, वेन एवर यू सी दैट पर्टिकुलर थिंग, यू जस्ट हैव टू से टीटा। जब आप नदी देखो तो आप बोलो टीटा, समझ रहे हो? तो उस तरीके से चीज़ें शुरू हुई होगी, ठीक है, सिम्बॉलिक तरीके से, ठीक है।
तो हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि उस समय वो शब्द ज़्यादातर अर्थ स्पष्ट ना करते हों, एक्चुअली में उनका प्रॉपर मीनिंग ना निकलता हो, लेकिन भाषा ही सही, लेकिन टूटी-फूटी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आज की जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं, साउंड्स और फिर वर्ड्स, हमने इस समय इस पहली लेयर को पार किया और वर्ड्स पर शिफ्ट हो गए, जिसमें हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट का 100% रोल है, ठीक है। अब हम आइडियाज़ को अब हम आइडिया को एक्सपीरियंस ऐड करके वर्ड्स में स्टोर कर पाते थे। जैसे मान लो मुझे कोई अच्छा फील हुआ, तो अभी तो मैं इस वर्ड को अच्छा बोलता हूँ, लेकिन उस समय भी तो कुछ बोलते होंगे ना। तो अच्छा के लिए मान लो फिर से एक नया वर्ड ईजाद करता हूँ, मान लो मेरी लैंग्वेज में एक नया वर्ड ईजाद करता हूँ, जैसे मान लो कूहा। कूहा, मैं खुश हूँ तो बोलूँगा कूहा, कूहा, कूहा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से चीज़ें शुरू हुई, होगी, होगी नहीं है, एक तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में इसी तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। लेकिन हाँ, कूहा का एक्चुअली में मीनिंग क्या सच में खुशी निकल रही है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, जिसने वो लैंग्वेज बनाई है, जिसने वो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन दैट क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, हमारी लैंग्वेज की तरह उनकी लैंग्वेज एडवांस नहीं थी, ठीक है, लेकिन इतना कि काम चल सके। फिर मॉडर्न ह्यूमन एराइज होते हैं, होमो सेपियंस, अराउंड 300,000 ईयर्स हो, मतलब 3 लाख साल पहले। इनका हमारा ब्रेन 1400 सेंटीमीटर क्यूब से 1370 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आज के मतलब 1500 ग्राम वजन के हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली अभी अभी भी हमारा ब्रेन का साइज़ कुछ उतना ही है, अभी भी ब्रेन का साइज़ उतना ही है, इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं है। एक्चुअली बात सिर्फ ब्रेन के बड़े साइज़ में होने की नहीं है, बल्कि दिमाग के ये जो अलग अलग हिस्से हैं, जो पहले से कितना ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज है, फास्ट हुआ है, उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ी हैं, एक तरीके से कह सकते हो नए नए फीचर्स आए हैं कि नहीं ब्रेन में, कुछ उस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस समय तक हमारा फ्रंटल लोब काफ़ी अच्छे से विकसित हो चुका था, ठीक है। ये जो फ्रंटल लोब है, जो डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन, प्लानिंग की बात करता है यहाँ पे, इसके कारण भी हमारा ये जो हमारा ब्रोकाज एरिया है, और यहाँ पे हमारा जो कौन सा था, ब्रोकाज एरिया था और एक और था, आई डोंट नो, भूल गया मैं क्या था ये, हाँ, वर्निक्स एरिया, वर्निक्स ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये ब्रोकाज एरिया और ये वर्निक्स एरिया। तो ये जो दो पार्ट्स हैं, वो भी हमारे धीरे धीरे बनने शुरू हो गए, ठीक है। और किसकी वजह से? हमारा फ्रंटल लोब भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा था, ठीक है। फीचर क्या थे? इमेजिनेशन कर सकते थे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते थे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब वो होता है जो चीज़ फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया के फॉर्म में स्टोर है। जैसे अगर भी मैं बोलूँ कि मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाने जाऊँगा, तो इसका क्या मतलब है? मैं अभी खाना खा रहा हूँ? नहीं, ये सिर्फ चीज़ें मेरे दिमाग में स्टोर है एक आइडिया के फॉर्म में, फिर कुछ ही एक विचार के फॉर्म में, थॉट के फॉर्म में। तो वो हो गई एब्स्ट्रैक्ट थिंग, वो चीज़ समथिंग विच इज़ नॉट फिजिकल, ठीक है। सो दैट थिंग कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम कर पा रहे थे, आइडिया सोच पा रहे थे, सिम्बॉलिक रीजनिंग कर पा रहे थे, स्टोरी टेलिंग, कहानियाँ हम बनाना शुरू कर रहे थे। तो इन सब सारी चीज़ों से हमारा फ्रंटल लोब काफ़ी विकसित हुआ। फ्रंटल लोब के कारण हमारा भाषा ठीक हो रहा था, हमारी लैंग्वेज, हम लैंग्वेज की ओर शिफ्ट हो रहे थे धीरे धीरे, और ग्रामर आनी शुरू हो गई। हमारा ये जो फ्रंटल लोब है ना, इसके डेवलपमेंट ने धीरे धीरे भाषा में, यानी कि बार बार इस्तेमाल होने वाले अलग अलग शब्दों के बीच जो छिपे हुए पैटर्न हैं उनको पहचानना शुरू कर दिया, और यही चल कर के आगे स्ट्रक्चर बना, ग्रामर बना, सॉरी। जैसे मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, एक तरीके से ग्रामर ही है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बना, जैसे हम अभी ग्रामर बोल रहे हैं। जैसे देखो ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ, इसमें मैंने ज़्यादातर वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करे हैं। मैं अगर
मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप उसको एक पन्ने पे लिखो, एक एक तरीके से उसकी एक सबटाइटल के फॉर्म में एक पीडीएफ उसका डाउनलोड करो, तो मैंने जो वर्ड्स बोले हैं इसमें हज़ारों, मतलब इसमें सैकड़ों वर्ड्स मिल जाएंगे आपको जिसको मैंने बहुत बार रिपीट करा है। यानी कि ये जो ग्रामर है ना, वो वर्ड्स का अरेंजमेंट ही है अलग अलग तरीके से, यही ग्रामर को जन्म देता है। ध्यान से समझो, मैंने इस पूरे लेक्चर में जितनी सारी बातें बोली है उनका, अगर उनको आप एक किताब के फॉर्म में अगर आप लिखोगे, उनको एक पेज के फॉर्म में पीडीएफ निकालोगे कि मैंने उसको क्या क्या बोला है, तो इसमें आपको हज़ारों ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनको मैंने बार बार रिपीट करा है। जैसे है, और भी सारी चीज़ें हैं, और ये वर्ड, और ये और वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ करा होगा। मीन्स ग्रामर भी एक तरीके का एक पैटर्न ही है वर्ड्स के बीच का, वर्ड्स के बीच का हिडन पैटर्न, कि हम वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ब्रेन ने स्ट्रक्चर डिस्कवर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके लिए बहुत ही अलग अलग चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास अच्छी खासी मेमोरी होनी चाहिए, हमारे पास अटेंशन होना चाहिए, एक तरीके से फोकस कह सकते हो, प्रिडिक्शंस, सीक्वेंसिंग, वोकल कंट्रोल। प्रिडिक्शंस का मतलब हम अगला कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे वो एक तरीके से हमें पहचान में आना चाहिए। सीक्वेंसिंग माने वर्ड्स को किस तरीके से अलग अलग, किस वर्ड को किधर रखना, किस वर्ड को किधर रखना, उसको हम सीक्वेंसिंग बोल रहे हैं। वोकल कंट्रोल, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे ग्रामर भी करना शुरू करा। ठीक है, ग्रामर ने थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को एफिशिएंटली अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंसेस में बदल दिया। मैंने जो कुछ भी, मैंने फिर बोला ना कि मैंने जो भी वर्ड्स यूज़ करे हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर में, आप उसको देखो ध्यान से, तो इसमें मैंने हज़ारों ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिनको मैंने बहुत ही बार बार रिपीट करा है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको सिर्फ इस लेक्चर में यूज़ करूँगा। ये वर्ड्स मैं हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। समझ रहे हो? तो ग्रामर जो होता है ये वर्ड्स को थोड़ा सा पावर कर देता है कि वर्ड्स को अलग अलग डिफरेंटली तरीके से किस तरीके से अरेंज करना है, ताकि हम कम वर्ड्स में हम ज़्यादा लंबे नए सेंटेंसेस बना सकें। ठीक है, और कल्चर ने भी टेक ओवर करा। धीरे धीरे जब हमारी भाषा पावरफुल होती गई, वैसे वैसे हमारा ब्रेन भी जीन्स पे इंडिपेंडेंट होने जीन्स पे डिपेंड होने की, उसको जीन्स के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। क्योंकि आज का जो ज्ञान है वो सिर्फ ना ही बायोलॉजिकल ही है, बल्कि वो डीएनए में स्टोर रहता ही है एक तरीके से, लेकिन इसके अलावा कल्चरली भी अब भाषा के माध्यम से हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन अगर कोई चीज़ सीखता है या डिस्कवर करता है फिर उसको इन्वेंट करता है, तो वो चीज़ हम 100 अलग अलग लोगों को या फिर हज़ार करोड़ों लोगों को अलग अलग तरीके से भाषा के तौर पे उसको हम सिखा सकते हैं। जैसे अगर भाषा आ गई, जैसे ये भी मैं आपको यहाँ पे वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला, तो ये तो इंग्लिश में है, मेरी मातृभाषा तो हिंदी है। तो अगर मुझे इंग्लिश आती तो इस चीज़ को तो मैं पढ़ ही सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं और की जानकारी है जिसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप समझ रहे हो? ये जो नॉलेज है, जो नॉलेज दिया जा रहा है, इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप समझ रहे हो? और वो किसी दूसरी भाषा, किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे वैज्ञानिक, किसी दूसरे लोगों ने लिखी है। तो कल्चर ने एक तरीके से धीरे धीरे उस चीज़ को टेक ओवर करना शुरू कर दिया, ज्ञान को। अब वो सिर्फ हमारे डीएनए में जीन्स के फॉर्म में स्टोर नहीं होती है। जैसे डीएनए क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, डीएनए किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सेल बनता है, ये सारी चीज़ें एक डीएनए को तो पता ही है, लेकिन साथ साथ हमें भी पता है और हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स को भी पता होगा, क्योंकि हमने उस जानकारी को एक तरीके से स्टोर करके रखा है। समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव कल्चर। और यही हमारे ह्यूमैनिटी की एक बेस्ट एडवांटेज है।
कि हम जो चीज़ सीखते हैं उसको हम आगे आने वाले पीढ़ी के लिए रिजर्व एक तरीके से करके रखते हैं, चीज़ों को उनके लिए भी प्रिजर्व करके रखते हैं। एंड देन फिर राइटिंग, आज से 5,000 साल पहले इसके हमें एविडेंस मिलते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, इन सब में मिलते हैं। ठीक है, राइटिंग ने लैंग्वेज को क्रिएट नहीं करा, आप ये समझो, ये बस एक एक्सटर्नल मेमोरी है। एक्सटर्नल मेमोरी मैंने कोई जानकारी हासिल करी, उसको मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, वो क्या हो गया एक तरीके से एक स्टोरेज ही तो है। जैसे मैं कोई कॉपी में कुछ भी लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो एक तरीके से स्टोरेज ही तो है। जो भाषा की जो लिखावली है, जो लिपि है, वो क्या चीज़ करने में मदद, लिपि माने भाषा को किस तरीके से लिखते हैं उसको लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा की जो भी लिपि होती है वो क्या करती है, ज्ञान को एक तरीके से स्टोर करके रखने का काम करती है, समझ रहे हो। तो जैसे मान लो अगर मुझे ये नोट्स आपको देना होगा तो मैं बस शेयर कर दूंगा नोट्स, समझ रहे हो। तो ये भाषा को प्रिजर्व करती है, एक तरीके से एक्सटर्नल मेमोरी की तरह काम करती है राइटिंग। ठीक है, अब ब्रेन क्या करता है, जब हमारे पास राइटिंग नहीं थी तो ब्रेन क्या करता था, उसको खुद ही रिमेंबर करना होता था। लेकिन जब से हमारे पास राइटिंग हुई, जब से हमने लिखना शुरू करा, तो हमारे लिए वो चीज़ वही पेपर याद करके रखता है, समझ रहे हो। आज बुक याद करके रखती है, कंप्यूटर याद करके रखता है, हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, इंटरनेट याद करके रखता है, पूरा का पूरा ये जो इंटरनेट है। हमारी बायोलॉजिकल ब्रेन जो होता है, और हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन एक तरीके से वर्क करता है किसके साथ, एक्सटर्नल मेमोरीज के साथ भी वर्क करता है एक तरीके से। जैसे मान लो मुझे नहीं पता मैंने नोट्स में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, मान लो कि 5, जैसे ये 10 पॉइंट पे हम आ गए हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने 5 पॉइंट पे मैंने क्या नोट्स लिखा था। तो मैं क्या करूँगा, बस ऊपर करूँगा और यहाँ पर मैं देख लूँगा कि अच्छा हाँ 5 में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी, क्योंकि ये अब ये स्टोर्ड हो चुकी है, अब मुझे बार बार याद नहीं रखना पड़ना। ठीक है, तो राइटिंग का ये फ़ायदा है। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो थोड़ा सा आप एक बार इसको फिर से देखो। लेकिन लेक्चर इतना बड़ा हो गया, आई थिंक अगर आप ये समझे हो कि नहीं भाई, भाषा को सीखना मतलब ब्रेन का भी डेवलपमेंट का इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल है। ठीक है, इतना समझ गए हो तो ये वीडियो काफ़ी है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली में काफ़ी लंबी होगी ये वीडियो। ठीक है, एंड फाइनली टेबल पे हम आते हैं। 70 लाख साल पहले इतना हमारा ब्रेन का साइज था, हम बेसिक सर्वाइवल ही कर पाते थे। फिर 40 लाख साल बाद हमारा ब्रेन 50 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा। सोचो, 30 लाख साल में सिर्फ 50 सेंटीमीटर क्यूब, 30 लाख साल 50 सेंटीमीटर क्यूब, समझ रहे हो। एक बात और गौर करोगे, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं हमारा ब्रेन कम समय में ही ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। देखो, यहाँ पे लग गए 30 लाख साल, यहाँ पे लग गए कितने, हाँ 60,000, तो इधर हो गए, यानी 1,60,000 साल। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया कितना, 20,000 साल, और जोड़ लो 40, यानी 60,000 साल। यहाँ पे 1,00,000 है और 6,000 है, 60,000 है, और ये 60,000, और ये कितना हो गया, 50,000, और 8 5 13, यानी कि 1,00,000, नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो फिर से, ये हो गया 30 लाख। 30 लाख में सिर्फ 50 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा, इसमें कितना हो गया, 1.6 मिलियन, मतलब 1.6 मतलब क्या हो गया, 10,60,000, 10,60,000 साल है यहाँ पे, 30 लाख साल, 10,60,000 साल में 600 से 200, 400 से 200, यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10,60,000 साल के अंदर ही 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 30 लाख साल के अंदर सिर्फ 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख रहे हो कितने कम समय में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है हमारे ब्रेन का, जस्ट बिकॉज कि हमारे हाथ फ्री हो गए हैं, तो ब्रेन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, दिख रहा है। अब फिर और नीचे आओ,
यहाँ पे 30 लाख साल, यहाँ पे 10,60,000 साल, यहाँ पे 20,000 साल, प्लस यहाँ पे ये 40,000, यानी 60,000 साल। 60,000 साल में 400 सेंटीमीटर क्यूब दिख रहा है। यहाँ पे कितना समय लगा? 10,60,000 और 200 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे सिर्फ 60,000 साल में 400 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया। यानी कि ब्रेन को जितना ज़्यादा टास्क मिलता है वो अपने आप को इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। समझ पा रहे हो? इस बात का बहुत ही ज़्यादा गहरा मतलब निकल सकता है अगर आप इस बात को ध्यान से समझो तो। अगर अपने आप को जितना रगड़ोगे, जितना थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दोगे, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आप वो चीज़ कर सकते हो। आपका ब्रेन इतना कैपेबल है, इसका प्रूफ आप यहीं पे देख सकते हो अगर आप ध्यान से फिर से यहाँ से कैलकुलेट कर पाए तो। आई होप दिस वीडियो will be helpful for you, and so that you can understand what is happening, what is going around, और ये सारी चीज़ें जर्नी किस तरीके से आई है हमारे पास। ये एक तरीके से तोहफा है जो हमें फ्री में, मुफ्त में मिल गया है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी नेचर की देन है। हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, ना मेरा कंट्रीब्यूशन है, ना आपका कंट्रीब्यूशन है, ना किसी और का कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन उनका है जो इस हद तक आ पाए। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। देखो, मैं इस बात की कोई पर्सनली मैं इस बात का कोई एक तरीके से कह लो कि मैं नहीं सोचता कि वीडियो लंबी हो रही है। कहीं भी जाए वीडियो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो बनाना है मैं बनाऊंगा, जो मुझे समझाना है मैं समझाऊंगा। इफ़ यू वैल्यू नॉलेज, देन स्टे विद मी, एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट दिस वीडियो is helpful for you and this video teach you something new, ठीक है, then stay with us, stay with me। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा ब्रेन लैंग्वेज को किस तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, स्टे विद मी, एंड इस लेक्चर को फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय।